मैंने जो है हिंदी में 98 नंबर लेकर आए थे, उसी प्रकार से दोस्तों आपका भी 95 नंबर दोस्तों बिल्कुल 100% दोस्तों कन्फर्म हो जाएगा। हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी नहीं भी चल रही है ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथी आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के जितने सभी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों कराने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं दोस्तों और सभी कुछ अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपका मेरे साथी 95 नंबर दोस्तों कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है ना दोस्तों? मैं आपको केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बताऊँगा, बल्कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में उसका उत्तर भी बताऊँगा। जैसे मेरे साथियों, मैं आपको 50 इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन, गद्यांश कैसे करें, पद्यांश कैसे करें, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, और गद्य में इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा बेहतरीन और आसान तरीके से। पद्य में साहित्यिक परिचय मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है ना। निबंध में आपको लिखकर बताऊंगा जो 9 नंबर में आता है। पत्र लेखन में आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है मेरे साथियों। और संस्कृत के जितने सभी टॉपिक हैं मैं उनको भी कराऊंगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे साथी कि अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका संस्कृत से लेकर सभी कुछ मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सब कुछ आपका बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है कि किसी और की एवं अन्य कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपको हिंदी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है साथी। मैं खंड काव्य, कहानी जो 6 नंबर में आता है, वो सभी कुछ अच्छे से कराने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथी 2 लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ़, तो क्या खाक मज़ा है जीने में। कि ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ़, तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत कम टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है मेरे साथी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो चाहे जितने घंटे के हो, 2 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, जितना लंबा ये वीडियो खींचेगा दोस्तों, आप एंड तक, आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मेरे साथी अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता दूँ, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो इसको किस प्रकार से भरते हैं मैं आपको यहाँ पर एक बार भर के बता दे रहा हूँ। मात्र दोस्तों 20 सेकंड लगेगा, ये आपको बता दूँ मेरे साथियों। यहाँ पर मैंने इसको भर दिया है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पर किस प्रकार से ये सभी कुछ भरना है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ किस प्रकार से हम एक एक टॉपिक को करने वाले हैं मेरे साथी। सबसे पहले यहाँ पर हम क्लास 12th यानी कि जो आपका ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। तो मेरे साथी यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। मेरे साथियों, ये जो है क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। मेरे साथियों, यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा गया है। मैं चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। अगर इसको पढ़ूंगा तो ये वीडियो जो है और लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी सदल मिश्र, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा कि नासिकेतोपाख्यान ये जो रचना है ये सदल मिश्र जी की रचना है, ठीक है साथियों। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है, ठीक है ना। सबसे पहले आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयोगिता स्वयंवर कौन सी विधा है। तो आप याद रखिएगा कि संयोगिता स्वयंवर नाटक विधा की रचना है, ठीक है साथियों। यहाँ पर उसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे गए हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है सही है वो आपको बताना है। अगर दोस्तों आपको इसका उत्तर पता है तो आप या फिर कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप एक बार खुद से बोल दीजिए कि हाँ इसका उत्तर ये हो जाएगा। और जब बाद में जब मैं टिक करूँगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे ये पता है, और नहीं पता है तो आपको तैयार कर लेना है। तो मेरे साथी, जो संयोगिता स्वयंवर नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक जो हैं वो हैं श्री निवास दास, ठीक है साथियों। और दोस्तों मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो ट्रिक के माध्यम से बनेंगे उनको मैं आपको, उनकी रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से भी
कराने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर मेरे साथी तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? ठीक है साथियों, एक पत्रिका हुआ करती थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा। तो यहाँ पर जो कवि वचन सुधा है, इसके संपादक यानी इसका संपादन कौन करते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और 2 ऑप्शन और लिखे हैं दोस्तों, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है मेरे साथियों, जो कवि वचन सुधा ये इसके संपादन कौन थे, तो इसका संपादन जो करता थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार लगभग 4 या 5 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि थे? यानी कि जो सरदार पूर्ण सिंह जी थे वो किस युग के कवि थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, छायावाद के, प्रगतिवाद के, या फिर द्विवेदी युग के कवि थे? ठीक है मेरे साथियों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप याद कर लीजिएगा, पूर्ण का मतलब क्या होता है मेरे साथी, तो पूर्ण का मतलब होता है पूरा। ठीक, पूर्ण का मतलब पूरा हो जाएगा, और आपको क्या करना है, पूरा वेद आपको याद करना है। जो चारों वेद है ना, चारों वेद यानी कि पूरा वेद, तो आपको पूर्ण वेद क्या करना है, याद करना है। बस साथियों यही हो गया ट्रिक। इसमें दोस्तों होता क्या है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप इसको कभी सपने में पढ़े होंगे, ठीक है ना, अगर आपने एक बार इसको देख लिया होगा ना, तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ पर जब 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कौन सा इसका उत्तर होगा। तो आप याद रखिएगा कि पूर्ण सिंह यानी कि पूरा, और पूरा क्या करना है, वेद आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी एकांकी के जनक कौन थे? ठीक है ना, जो हिंदी एकांकी एक विधा थी, इसके जनक कौन हैं? तो मेरे साथियों यहाँ पर अब मैं आपको 4 ऑप्शन लिख के नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, मैं आपको एक ही बताऊँगा जो दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 4 ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब 4 ऑप्शन आप देखते हैं तो आपको थोड़ा समस्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसका डायरेक्ट उत्तर है, तो आपके ये जहन में बैठ जाएगा कि हाँ जो क्वेश्चन है उसका एक ही उत्तर है। जब आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देखते हैं तो आपको थोड़ा याद जो करने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसीलिए यहाँ पर मैं जो है एक ही ऑप्शन को लिखूँगा जो राइट है। ठीक है मेरे साथियों, तो हिंदी एकांकी के जनक जो हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, हिंदी एकांकी के जनक कौन हैं? तो हिंदी एकांकी के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मेरे साथी चलिए अब हम जो हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर अब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वासुदेव सरड़ की रचना है, यानी कि 4 ऑप्शन इसमें दिया था दोस्तों, और उसमें पूछा गया था कि वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी की कौन सी रचना है? तो यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन क्यों लिख दिया है, तो इनकी जो रचना है दोस्तों वो है वागधारा। ठीक है मेरे साथी, ये लास्ट में भी आएगा जब हम इनके साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर उनकी रचनाओं को मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि वागधारा जो है ना, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी। मेरे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप एक बार दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपका दोस्तों 95 नंबर तो कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है और अब भी बताऊंगा कि मेरे हिंदी में मेरे साथी 98 नंबर आए थे। ठीक है ना, 98 नंबर मेरे हिंदी में आए हुए थे। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आवारा मसीहा जीवनी किसकी है? दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। वैसे तो आपसे यही पूछेगा डायरेक्ट, लेकिन आप ये भी याद कर लीजिए कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, और आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है साथियों, तो आवारा मसीहा एक जीवनी है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपनी खबर जो है किस विधा की रचना है? तो अपनी खबर जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है साथी, और यहाँ पर आपको ये भी याद कर लेना है कि अपनी खबर के लेखक कौन हैं? तो पांडे बेचन शर्मा। अब दोस्तों इसको याद करने का मैं आपको थोड़ा सा जरिया बता दूं कि अपनी खबर, अब आप अगर अपनी खबर लिखेंगे तो क्या है? आत्मकथा है। आत्म मतलब क्या होता है? स्वयं का, कथा मतलब कथा। जब आप अपने बारे में लिखेंगे, अपनी कथा लिखेंगे तो उसी को बोलते हैं आत्मकथा। और यहाँ पर क्या है? आत्म यानी कि अपनी, खबर यानी कि अपने बारे में ये खबर है,
तो जब अपने बारे में कोई चीज़ होती है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोल देते हैं, यानी कि आत्मकथा कहते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि जो आप जो इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से इसको याद करना है। इसका भी बता दूं मेरे साथी, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मतलब क्या होता है? जो इधर उधर घूमता है वही क्या है? आवारा। तो जो बच्चे होते हैं ना, जो आवारा लोग होते हैं वो प्रभा प्रभा मतलब क्या होता है? जैसे कि सुबह होता है, जैसे प्रभात होता है, वो तुरंत क्या होते हैं? आवारों की तरह घूमने चले जाते हैं, और जो घूमते हैं उन्हीं को हम आवारा कहते हैं। आप इस प्रकार से थोड़ा याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, जब आप इतना इस प्रकार से कर लेंगे ना, तो एग्ज़ाम में जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा और आप उसको तुरंत टिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की एकता, कल्पलता एवं पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है? दोस्तों, ये अभी एक बार फिर से आएगा, क्योंकि जब हम इनकी साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको रचनाओं को याद करना है। तो चाहे आप यहाँ पर याद कीजिए, चाहे वहाँ पर याद कीजिए, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रचनाएं हैं ना, ये वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था वागधारा, तो वागधारा किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर भी लिख लीजिए वागधारा, एक क्वेश्चन वो खत्म हो जाएगा। तो भारत की एकता, ठीक है, और कल्पलता, पृथ्वीपुत्र दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वागधारा, ये सब रचनाएं जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, भारत की एकता, कल्पलता, वागधारा, पृथ्वीपुत्र, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक रचना है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में इसी प्रकार से था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? तो उसमें ऑप्शन में ये भी था बाणभट्ट की आत्मकथा, तो मैंने केवल उत्तर का ऑप्शन उठा लिया है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है दोस्तों, और बाणभट्ट की आत्मकथा, अगर ये अब बाणभट्ट स्वयं लिखता तो आत्मकथा विदा हो जाती, लेकिन इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, इसलिए इन्होंने उपन्यास इसको बना दिया है। अब दोस्तों, हम इसको याद करने का एक ट्रिक जान लेते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा। यानी कि दोस्तों आप इस प्रकार से याद कर लीजिए कि जो बाणभट्ट था ना, उसकी हजारों कथाएं हैं। ठीक, बाणभट्ट की आत्मकथा, यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा कितना है? हजारों है। कितना है? हजारों है। तो हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, और किसकी? बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा, आप एग्जाम में ऑप्शन को देखेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुटज, विचार प्रवाह। तो विचार प्रवाह आप कैसे याद करेंगे? तो आपके माइंड में जो है विचार हजारों उठते हैं, आप सभी को पता होगा कि आपके माइंड में हजारों विचार उठते हैं। और कुटज भी आप इस प्रकार से याद रख दीजिएगा। ठीक, कुटज और विचार। ठीक, कुटज विचार। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, कैसे याद करेंगे? बाणभट्ट की जो कथा है वो हजारों में है, विचार हजारों होते हैं आपके मन में, और कुटज, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप इतना केवल कर लेते हैं ना, ठीक है ना, तो आप एग्ज़ाम में जब ऑप्शन को देखेंगे तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा और आपको इसका उत्तर पता भी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साहित्य एवं समाज और मेरे विचार। यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको यहाँ विचार से वो हजार विचार नहीं लाना है, वरना आप कन्फ्यूज यहाँ पर हो जाएं कि विचार हजारों विचार। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, विचार प्रवाह, आपके माइंड में हजारों विचार प्रवाह करते हैं, मतलब कि चलते रहते हैं। ठीक, तो प्रवाह यानी कि अगर विचार प्रवाह आएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और मेरे विचार आएगा तो फिर सुंदर रेड्डी। अब दोस्तों मैं एक बार फिर से इसको आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूं, साहित्य एवं समाज। तो हमारा जो साहित्य है और हमारा जो समाज है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा सुंदर होना चाहिए। ठीक है, साहित्य एवं समाज हमारा कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। तो मेरे साथी, साहित्य एवं समाज के जो लेखक हो जाएंगे कौन है? सुंदर रेड्डी। ऑप्शन में आप तुरंत पकड़ लेंगे। और दोस्तों मेरे विचार किसकी रचना है? तो मेरे विचार भी क्या हैं? सुंदर हैं। मेरे विचार सुंदर हैं, साहित्य और समाज सुंदर होना चाहिए। तो ये है दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक, यानी कि साहित्य एवं समाज और मेरे विचार,
ये जो है सुंदर रेड्डी जी की रचनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना, ठीक है ना, प्रेमचंद्र जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो गोदान, हंस इनकी एक पत्रिका है। यहाँ पर दोस्तों हमारा फिर से लिख गया, तो गोदान क्या है? उपन्यास है, ठीक है, आप इसको काट दीजिए। रंगभूमि, यानी कि प्रेमचंद्र जी की रचना जो है गोदान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की। रंगभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की। इनकी एक पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हंस, ठीक। हंस पत्रिका जो है वो प्रेमचंद्र जी की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? यहाँ पर मैं आपको आज्ञे जी की 3 रचनाओं को बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी, ठीक। कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है साथियों। तो ये सभी रचनाएं जो हैं वो आज्ञे जी की हैं। तो आप इस प्रकार से इसे याद कर लीजिएगा कि कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, यानी कि मेरे दोस्तों आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि हरी घास पर, जो हरा हरा घास है ना, उस पर एक पल यानी कि एक क्षण, और क्या है, अनेकों बार, यानी हरे घास पर एक क्षण अनेकों बार शेखर ने अपना जीवन बिताया। इस प्रकार से मेरे साथी आप किसी भी प्रकार से आपके माइंड में जो उठ रहा है ना, आप इसको किसी भी प्रकार से अगर रिलेट कर लेंगे तो एग्जाम में ऑप्शन देखते ही आप इसको समझ जाएंगे, ठीक। तो हरे घास पर क्षण भर, अनेकों बार, अनेकों नावों में शेखर अपने जीवन को बिता रहा था। इस प्रकार से भी आप कर लीजिएगा तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मेरे साथी चलिए बढ़ते हैं हमारे जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि मेरे साथी जितने सभी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन क्या है कि नीड का निर्माण फिर, और क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है ना। तो ये इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो नीड जो है, नीड का निर्माण फिर से, यानी नीड का मतलब होता है घोंसला, ठीक है, चिड़िया का घोंसला। तो जो नीड है ना उसका निर्माण दोबारा हो रहा है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, दोस्तों एक बार मैं इसको यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन सी विधा है। तो आपकी आत्मा से आवाज़ आती, आत्मा यानी कि आत्मकथा, आपकी आत्मा से आवाज़ आती है कि क्या क्या भूल जाऊं, किसको भूल जाऊंगा और क्या क्या याद रखूं, आपकी आत्मा से आवाज़ आती है। यानी कि क्या भूलूं क्या याद रखूं या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि क्या क्या भूल जाऊं क्या क्या याद करूं, ये अमिताभ बच्चन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो बच्चन से आपको याद आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नीड का निर्माण फिर, अब फिर से क्या होगा? नीड का निर्माण होगा। कौन करेंगे? बच्चन साहब करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से इसको रिलेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पत्रिका का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे? तो ब्राह्मण जो नारायण भगवान थे ना, वो क्या एक ब्राह्मण थे। तो आप इसको ऐसे याद करिए, मिश्र का मतलब भी, जो मिश्र होते हैं, मिश्रा जो लगाते हैं ना, वो ब्राह्मण होते हैं, ठीक। तो आप चाहे इस प्रकार से याद करिए कि ब्राह्मण नारायण भगवान थे, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए कि मिश्र यानी मिश्रा जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। सभी को पता है मिश्रा सब लगाते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि इसको कैसे याद करें। ऑप्शन में देखेंगे आप तुरंत टिक कर देंगे। तो ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? तो किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की है। और या फिर दोस्तों आप चाहे ये कर लीजिएगा कि एक बार इस वीडियो को बनाना है 1.5 की स्पीड में आप इसको देख लीजिएगा एक बार, और तो सब कुछ आपके जीवन में बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन साथी, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? एक पत्रिका थी जिसका नाम था हिंदी प्रदीप, ठीक है। तो इसके संपादक कौन थे यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो जो प्रदीप था, प्रदीप एक बॉय का नाम है, तो जो प्रदीप था ना,
उसका दोस्त कौन था? कीडिस था। अब इस प्रकार से याद कर लीजिए कि प्रदीप का दोस्त कौन था? कीडिस था। तो हिंदी प्रदीप और बाल कीडिस भट्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपको यहाँ पर बताना है। इनमें से कोई भी रचना आपसे पूछ सकता है और ये सभी रचनाएं भी काफ़ी बार पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर लिखा है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। दोस्तों जब आप इनको नाम को पढ़ेंगे ना, जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, तो इनका जो नाम है ना वो आप इतिहास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जिनके नाम इतिहास में हैं उनकी जो रचनाएं, उनके जो लेखक कौन हैं, तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। आप इस प्रकार से रिलेट कर लीजिए। जैसे कि मान लिया जाए राजश्री, तो वो भी राजश्री इतिहास में है, तो वो भी जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको याद करना है। चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त भी था, ध्रुव स्वामिनी भी इतिहास में आपने पढ़ा होगा, अजातशत्रु के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है साथियों। तो अब हमारा अगला यहाँ पर क्वेश्चन है चिंतामणि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी, चिंतामणि और आलोचक की आस्था, ठीक है, आलोचक की आस्था, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो चिंता में रहता है और आलोचक की आस्था, आस्था का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका मन लगा हो, ठीक है ना। तो आस्था किसके प्रति होगा? रामचंद्र भगवान के प्रति होगा। तो आस्था से हो जाएगा, आस्था किसके प्रति हमारी आस्था है? रामचंद्र भगवान। चिंता में अगर आप रहोगे तो आपको मणि नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको चिंता में रहेंगे तो आपको मणि नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर रामचंद्र के पास अगर जाओगे, उनकी भक्ति करोगे, चिंता में मणि तभी मिलेगी जब आस्था हो, किसमें आस्था हो? रामचंद्र भगवान में, ठीक है साथियों। तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, हरिशंकर परसोई की रचना है, यानी कौन सी रचना इनमें से हरिशंकर परसोई जी की है? तो पहला इनका रचना है कि तब की बात और थी, और वसुधा पत्रिका, एक पत्रिका है जिसका नाम है वसुधा। तो जो वसुधा पत्रिका है ना, इसके संपादक कौन थे? हरिशंकर परसोई। और तब की बात और थी। अब दोस्तों इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो तब की बात और थी यानी कब की बात? परसोई, परसों की बात, ठीक है ना। तब की बात और थी, कब की बात और थी? परसों की बात और थी। तो परसों से हरिशंकर परसोई, और तब की बात और थी। कौन सी विधा है मेरे साथी? तो ये निबंध विधा की रचना है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि वसुधा पत्रिका भी इन्हीं की है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको जिस प्रकार से मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ ना, आपके समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, अगर आपका मन हो तो आप इसको अपने दोस्तों में ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इतना लंबा जो वीडियो जाने वाला है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, आप सभी को पता होगा एक वीडियो को बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है ना, कर रहे थे, कौन कर रहे थे? रामधारी कर रहे थे। कब? दिन में कर रहे थे, ठीक है, दिन में, ठीक है दोस्तों। ये जो है ऑप्शन में दिनकर भी केवल लिखा आ सकता है। तो परशुराम की प्रतीक्षा कौन कर रहे थे? मान लो हम कर रहे थे, तो कब कब कर रहे थे? दिन में कर रहे थे, दिन में कर, दिन में कर। परशुराम की प्रतीक्षा दिन में कर, दिन में कर, दिन कर, दिन में कर, दिन कर, रामधारी सिंह दिनकर, इस प्रकार से ये बैठ रहा है, ठीक है साथियों। तो आपको याद करना है कि परशुराम की प्रतीक्षा दिन में कर, दिन में कर, दिन कर, इनकी रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी को या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, लेकिन किस रचना पर मिला था? तो किस पर मिला था? उर्वशी पर। इनकी ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिसका नाम है उर्वशी। तो उर्वशी पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथ ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आज्ञे जी द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी थी?
यानी कि सॉरी दोस्तों, यानी कि जो आज्ञा जी थे ना, उन्होंने जो सप्तक प्रकाशित किए थे, ठीक है ना, उनकी संख्या कितनी थी? 1 किए थे, 2 किए थे, 3 किए थे, 4 किए थे। तो इसका राइट आंसर कितना? उन्होंने 4 सप्तकों की संख्या को प्रकाशित या फिर संपादित किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लहर किसकी रचना है? तो लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है ना। शंकर जी की क्या हो रही है? जय हो रही है। और यही क्या है? लहर है। लहर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि चुनाव में इनका लहर है, तो वही यहाँ पर याद रखना है कि शंकर जी की जय हो रही है और उन्हीं की क्या है? लहर चली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार मिला, ठीक है ना। अब इसी में से 1, 2, 3, इन 3 लाइनों में दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो चितंबरा, कला और बूढ़ा चाँद उनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को, ठीक है ना, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पर मिला था? चितंबरा पर, ठीक। और पूछ लेगा कि किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कला एवं बूढ़ा चाँद पर मिला था, ठीक है दोस्तों। कला एवं बूढ़ा चाँद, इनको इस प्रकार से यहाँ पर 2 रचनाएं, यहाँ पर 2 रचनाओं पर इनको पुरस्कार दिया गया था। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ और कला एवं बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए साथियों, अब हम जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर हम बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और 25वां नंबर क्वेश्चन है। कामायनी जो किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना कामायनी है ना, इसमें कुल मिला के 15 सर्ग हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये 2500 क्वेश्चन, यानी कि अगर इसको हम जोड़ेंगे ना तो लगभग 40-50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चन को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और दोस्तों आपको बहुत कुछ अच्छे से भी याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर में जो पूछा जाता है। प्यारे साथियों, अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों मैंने आपको जो है 40 से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन को करा दिया है, जिनमें से 10 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 2 आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, जिनमें से केवल 1 आपको करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल आपको यहाँ पर मिलेगा 10 नंबर, ठीक है साथियों। 2 होता है, 1 आपको करना होता है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों बिना पढ़े, ठीक है ना, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी आप इसको कर ले जाएंगे, यहाँ पर आपको इसका 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि साथियों हुआ क्या कि मैंने जो है इसका वीडियो बना लिया था, ठीक है ना। और जब इसका वीडियो मैंने बना लिया, एडिट करने बैठा तो पता लगा कि वीडियो ही नहीं है, क्योंकि साथियों जो स्टोरेज होती है ना वो बहुत कम हो गई थी, नहीं खाली नहीं था। तो मैंने वीडियो को डिलीट कर रहा था, गलती से जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी वीडियो डिलीट हो गया। इसीलिए साथियों वीडियो जो है ना दोबारा बनाना पड़ रहा है, ठीक है साथियों। तो चलिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है इसको करना होता है। साथियों सबसे पहले आपसे पूछेगा संदर्भ, ठीक। फिर पूछेगा आपसे व्याख्या, यानी कि जिन लाइनों के नीचे जो है, मतलब जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है उनका आपको व्याख्या करना होता है, ठीक। और 3 क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर आपको ढूंढने होते हैं। तो मैंने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है पैराग्राफ, जो काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ प्यारे साथियों, ठीक है ना। प्यारे साथियों यहाँ पर आपको थोड़ा ये अच्छा दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने एक बार वीडियो बनाया था, ये वीडियो, ठीक है ना। फिर गलती से ये वाला जो पार्ट था वो डिलीट हो गया था, ठीक है ना, स्टोरेज फुल हो गई थी। इसीलिए दोस्तों आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। बस आपको क्या है, आपको समझना है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा गद्यांश का संदर्भ पूछेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा पाठ का नाम या फिर लेखक का नाम लिखिए, ठीक है साथियों। तो जो संदर्भ होता है ना, आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि ये किस पाठ से लिया गया है,
तो मेरे साथियों जल्द ही एक बहुत ही कम छोटा सा वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो लाऊँगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको नहीं पहचान पाते हैं कि ये किस लेसन से लिया गया है, तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है ना, जिससे आप तुरंत देखकर समझ जाएं कि ये किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है साथियों, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। संदर्भ दोस्तों लिखने के लिए आपको क्या होता है, आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम, जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करा दूंगा। आप वो समझिए कि आपका संदर्भ वहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको लिखना क्या होता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है साथियों, और यहाँ पर जो उसका व्याख्या पूछा होता है, लेकिन करना किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3, आगे का 2 शब्द और लास्ट का 2 से 3 शब्द आपको लिख देना है। जन का प्रवाह डैश डैश इस प्रकार से करके प्रवाह की तरह है, इस प्रकार से जन का प्रवाह, आगे का 2-3 शब्द, पीछे का 2-3 शब्द आपको लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपने कौन सा पैराग्राफ किया है। क्योंकि एग्जाम में 2 आते हैं, तो जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो उसे पता लगेगा कि आपने ये वाला किया है। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या दोस्तों आसान होता है, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचा है उसका आपको व्याख्या कर देना है। तो व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहता है कि, यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा गया तो यहाँ तक आप कर लीजिए। व्याख्या में क्या होता है, आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। तो लिखेंगे कि लेखक कहता है कि जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर रहेंगी, या फिर जब तक सूर्य की किरणें प्रातःकाल सुबह सवेरे ही क्या होता है, वो भुवन को, इस संसार को अमृत से भर देंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है साथियों, व्याख्या में आपको अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। तो हम लिखेंगे कि लेखक कहता है कि जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती रहेंगी, जब तक मानव का जीवन भी अमर है और तब तक मानव भी रहेंगे। ठीक है ना, जितने सभी जीव जंतु पेड़ पौधे तब तक इस धरती पर रहेंगे जब तक सूर्य की किरणें रहेंगी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इन तीनों का उत्तर जो है आपको यहाँ पर ढूंढना होता है। जैसे कि जन का संततवाही जीवन किस तरह है, तो जन का संततवाही जीवन जो है यहाँ पर आप पढ़िए किसकी तरह है, तो यहाँ पर लिखा है कि जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। यहाँ पर आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, तो इन तीनों का उत्तर आपको यहीं पर ढूंढने पर मिलेगा, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो किसके साथ, तो जन का प्रवाह अनंत होता है सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ, किसके साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख देना है कि राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। 5वां क्वेश्चन, जन का प्रवाह कैसा होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है साथियों, तो एक तो होता है 2 नंबर का संदर्भ, ये मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप वीडियो का इंतजार करिएगा, जल्द ही दोस्तों, ठीक है ना, 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगा। व्याख्या तो आपको अपने बढ़ा चढ़ा के करना है, 2-2, 4 नंबर, 3 क्वेश्चन 6 नंबर आपको ढूंढना है, नहीं कि 10 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है साथियों, और दोस्तों अगर आपको ये सब आता है तो ये वीडियो जो होगा ना काफ़ी लंबा जाएगा, लगभग 2 से 3 घंटे का ये वीडियो रहेगा। तो जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका निबंध तैयार नहीं है, ठीक, तो आप निबंध जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को आप बीच से देखना शुरू करिए। ठीक है साथियों, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर मान लीजिए आपको आता है, तो आप वीडियो को जो है 1 घंटे बाद देखना शुरू करिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से साथियों आपको जो आता है, ठीक है, अगर आप चाहें तो उसको मत देखिए, लेकिन दोस्तों जो आपको नहीं आता है, मैं तो दोस्तों कहूँगा कि अगर आपने पढ़ा है तो फिर भी आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको भगा कर मत देखिए। क्योंकि साथियों अगर आपने पढ़ा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो गारंटी है कि आपका इतना अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका 95 नंबर दोस्तों पक्का हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से जो है गद्यांश का संदर्भ से व्याख्या कर लेंगे। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों इसी प्रकार से जो है ना पद्यांश में भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, 2 दिए होंगे, केवल एक जो है पैराग्राफ आपको करना होता है, 2 पैराग्राफ दिए गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन होंगे, एक संदर्भ होगा, एक व्याख्या होगा और 3 का उत्तर इसमें ढूंढना होता है। तो चलिए साथियों मैं आपको एक जो है बता दे रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब साथियों यहाँ पर मैंने जो एक पैराग्राफ लिखा है पद्यांश का, ठीक है ना, काफ़ी बार पूछा गया है और इसी प्रकार से आपको जो है ना
ठीक है ना। यही देखकर जिस प्रकार मैं आपको बताऊंगा उसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जो आएगा उसको इसी प्रकार से करना है। दोस्तों बात रही संदर्भ की, तो इसका ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया है। इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा पहचानने का कि किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक का नाम ट्रिक से हम याद कर लेंगे किसी एक वीडियो में, ठीक। तो संदर्भ लेकिन मैं आपको बता दूं लिखा क्या, सबसे पहले पढ़ लेंगे। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू अभी शिशु अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बढ़िया धार। ठीक है साथियों, 5 क्वेश्चन दिए हैं, संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है और 1, 2, 3 क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ, प्रश्नोत्तर नंबर तीसरे का पहला। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्य है तो पद्यांश, गद्य होगा तो गद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अभिनव मनुष्य, ये जो है पैराग्राफ जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम है अभिनव मनुष्य और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो संदर्भ में लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अभिनव मनुष्य नामक पाठ से उद्धृत है एवं इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको लेखक नहीं लिखना है क्योंकि जो लेखक होते हैं वो गद्य में होते हैं, पद्य में कवि या फिर रचयिता होते हैं। ठीक है साथियों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। थर्ड क्वेश्चन है कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। जो कवि है ना वो मनुष्य को सावधान कर रहा है, क्यों कर रहा है आपको बताना है। यहाँ पर इसका उत्तर ढूंढेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है, इसका उत्तर यहीं पे लिखा है। किसकी धार बड़ी तीखी है, इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। तो चलिए साथियों, अब हम एक एक करके सभी जो क्वेश्चन को अब हम तैयार कर लेते हैं और इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में करना है ताकि आपका 10 नंबर गद्य से और 10 नंबर पद्य से यानी 20 नंबर आपका यहाँ से तैयार हो जाए दोस्तों। और दोस्तों गारंटी है कि अगर आप इसी प्रकार से करेंगे तो आपका 20 नंबर यहाँ पर छांटने वाला है, कुछ होता नहीं है इसमें, सिंपल से आपको छांट के उत्तर लिख देना है, आपका 20 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन करके सभी का उत्तर देख लेते हैं। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले इसका व्याख्या किस प्रकार से आपको करना है। व्याख्या दोस्तों उसी का करना है जिसके नीचे क्या लाइन खींची गई होती है। तो यहाँ पर अब हम इसका व्याख्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें लिखेंगे कि कवि कहता है कि हे मनुष्य, यह तो सिद्ध हो चुका है या फिर यह तो सिद्ध हो गया है कि तू अभी शिशु के समान अज्ञान है, फूल एवं कांटों में क्या अंतर होता है अभी तुझे कुछ भी नहीं पता है। बस दोस्तों व्याख्या में आपको अपने शब्दों में से लिख देना होता है, बस 2 नंबर आपका यहाँ से मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या था कि कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि कवि मनुष्य को सावधान कर रहा है क्योंकि मनुष्य विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि साथियों जो कवि है वो मनुष्य को सावधान इसलिए कर रहा है क्योंकि मनुष्य विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है जो उसके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा गया है क्योंकि वह नासमझ होकर शिशुओं की भांति विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। 2 क्वेश्चन यहाँ से मिला, 2 यहाँ से, तो 2, 2, 4, 2, 6। और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था कि किसकी धार बड़ी तीखी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि तलवार की धार या फिर विज्ञान के तलवार की धार बड़ी तीखी है। तो इस प्रकार से दोस्तों 4 क्वेश्चन तो आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाएगा और 2 नंबर का जो है यानी 1 क्वेश्चन जो है आपको पाठ का नाम लेखक के नाम से मिलेगा। तो आशा करता हूँ साथियों कि आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हमारा जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है ना टॉपिक, उसको हम एक बार देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द 80। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय, किसमें, गद्य में, ये गद्य का है। और उसके बाद पूछेगा पद्य में 2, यानी कि 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय गद्य में बताऊंगा, 2 जहाँ पर बताऊंगा यानी कि 5
और 5-10 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके सभी के साहित्यिक परिचय को तैयार कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ठीक है ना, जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साहित्यिक परिचय के बारे में। दोस्तों, गद्य में मैं आपको केवल 2 इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय को कराऊंगा। अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं ना तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और पद्य में मैं आपको 2 ही कराऊंगा। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उन्हीं दोनों में से कोई एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना रहेगा प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है, ये 5वां। जिनका आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय उनको आपको इस प्रकार से एक बार लिख देना है, और टाइम है तो एक बार नीचे से लाइन खींच देना है। फिर लिखेंगे कि भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी में हुआ था। ठीक है ना, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी में हुआ था। ठीक है ना, इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था और इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। बस दोस्तों, इतना सिंपल सा आपको यहाँ पर लिख देना है, लेकिन आपको हेडिंग यहाँ पर जीवन परिचय का नहीं लगाना है। बस दोस्तों, इनके जीवन परिचय के बारे में केवल इतना छोटा सा लिखना है कि इनका जन्म 1931 में हुआ था तमिलनाडु में, पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था और इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब दोस्तों, यहाँ पर जो अब हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है ना। कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का एक अच्छा मार्ग बताया है। यानी कि जो हमारे कलाम साहब हैं, इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यूथ पीढ़ी को, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, इनको आगे बढ़ने का एक अच्छा मार्ग बताया है। वर्ष 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई। जब 1962 में ये जब किस में आए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम करने के लिए आए, तब इन्होंने अनेक परियोजनाओं में भी काम किया और इन्होंने SLV एक सैटेलाइट था, उसको लॉन्च करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं कारणों से इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लिखेंगे कि ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों, मैं इसको थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमें ठीक है एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा और आपका जो टाइम ज़्यादा भी वेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इनके जो संक्षिप्त जीवन परिचय को और साहित्यिक परिचय को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा अगला हेडिंग है, ठीक है ना, वह उसमें हमें क्या लिखना है। दोस्तों, अगला हेडिंग लगाएंगे कृतियाँ। इसमें लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक मैंने आपके लिए एक छोटा सा बनाया है। ईट साग में विटामिन, क्या है साथियों, ईट साग में विटामिन। ई से हो जाएगा इंडिया 2020, टा से हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, सा से हो जाएगा साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, क्योंकि ये पहले क्या थे, वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक से फिर ये क्या बने हैं, राष्ट्रपति। 2002 से 2007 तक थे, अभी मैंने आपको बताया है। तो वही उन्होंने एक बुक लिख दिया है, साइंटिस्ट से राष्ट्रपति, यानी वैज्ञानिक से राष्ट्रपति ये कैसे बने, सब कुछ उस बुक में लिखा है। फिर बी से हो जाएगा दोस्तों, गा से हो जाएगा गाइडिंग सोल्स, में से हो जाएगा मेरे सपनों का भारत, बी से हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, टा से हो जाएगा टारगेट 3 बिलियन, मी से हो जाएगा माई जर्नी। ठीक है साथियों, तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की रचनाएं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से देखेंगे, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, गाइडिंग सोल्स, मेरे सपनों का भारत, विंग्स ऑफ फायर, टारगेट 3 बिलियन और माई जर्नी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विंग्स ऑफ फायर। अब दोस्तों यहाँ पर आगे हम हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली की। तो जो कलाम साहब थे इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो कलाम जी की शैलियों एवं विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं ना
उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, आप सभी को पता होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि उनकी शैलियों को, उनके विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल है। इन्होंने नए नए मुहावरों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में किसका प्रयोग किया है? नए नए मुहावरे इन्होंने खुद बनाए हैं। ठीक है। अब साथियों लास्ट में एक हेडिंग आता है हिंदी साहित्य में योगदान। ठीक है ना। इन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान है यहाँ पर हमको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे कि कलाम जी विचारों के धनी थे। ठीक है ना। देश के विकास एवं युवा पीढ़ी की हमेशा चिंता करते थे, या फिर दोस्तों कि देश के विकास के लिए एवं आने वाली युवा पीढ़ी के जागरूक होने के लिए उनकी हमेशा चिंता करते थे कि हमारे देश का विकास कैसे होगा, हमारे जो युवा हैं, ठीक है ना, वो जागरूक कैसे होंगे, इसको लेकर वो हमेशा चिंतित रहा करते थे। 27 जुलाई 2015 को इस महान विभूति की इसकी क्या हो गई दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि 2015 में ही क्या हुआ, अभी आज से लगभग दोस्तों कितना साल बाद, लगभग 7-8 साल पहले ही क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे साथियों अब हम चलिए बात कर लेते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है ना। इसमें आपको हेडिंग लगाना है। ठीक है ना। यहाँ पर हेडिंग आपको लगाना है साहित्यिक परिचय, लेकिन यहाँ पर आपको जो है जीवन परिचय का हेडिंग नहीं लगाना है, क्योंकि आप 12th में हैं और 12th में साहित्यिक परिचय आता है, ना कि जीवन परिचय। तो आपको सिंपल सा इस प्रकार से आपको वासुदेव शरण अग्रवाल लिख देंगे और ये इसी के लाइन में आप लिख देंगे साहित्यिक परिचय। ठीक। फिर यहाँ पर आप बिना कुछ हेडिंग लगाए आप लिखेंगे कि अग्रवाल जी का जन्म, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। ठीक है साथियों, इनका जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हुआ था। अब यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे साहित्यिक परिचय, क्योंकि अब हमसे साहित्यिक परिचय ही पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो पहले इसको मैंने पढ़ा दिया था, मैंने इसका वीडियो बना दिया था, लेकिन क्या हो दोस्तों अभी वीडियो डिलीट हो गया, इसीलिए मैं इसका वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चिन्ह लगा है कि पहले से वीडियो बन चुका था, लेकिन वीडियो डिलीट हो जाने के कारण वीडियो इसको दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे साहित्यिक परिचय, उसमें लिखेंगे कि अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो हिंदी साहित्य में एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वो क्या है, एक निबंधकार हैं। जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ठीक है, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे उनकी एक रचना थी पद्मावती, उसकी इन्होंने संजीवनी व्याख्या की है। और बाणभट्ट का एक बुक था हर्षचरित्र, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। तो बाणभट्ट का जो बुक था हर्षचरित्र, उसका इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी को गौरवान्वित महसूस कराया है, या फिर हिंदी को गौरवान्वित महसूस किया है। ठीक है साथियों। और ये जो दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना। जो दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये एक बार बने थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। एक बार हम फिर से देखेंगे कि अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी को गौरवान्वित महसूस कराया है, और ये दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब दोस्तों अगला हेडिंग लगाएंगे कृतियाँ, इसमें लिखेंगे इनके कुछ कृतियाँ हैं जो हम विधा के हिसाब से लिखेंगे। पहला हमारा क्या विधा है, निबंध। तो भारत की एकता, वागधारा, पृथ्वीपुत्र और कल्पलता। ठीक है साथियों, कौन कौन से, भारत की एकता, यूनिटी ऑफ इंडिया, वागधारा, कल्पलता और पृथ्वीपुत्र, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की क्या है, निबंध रचनाएं हैं। दोस्तों वीडियो के शुरू में ही ये जो है आपको मैंने ये पढ़ा दिया था। ठीक है, वही यहाँ पर भी आपको याद कर लेना है। इनके कुछ संपादन है, यहाँ मैंने अभी बताया था कि जायसी के पद्मावत और बाणभट्ट का हर्षचरित्र। ठीक है साथियों, तो इतना आपको लिख देना है कृतियों में। अगला हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली, इसमें लिखेंगे इनकी भाषा शैली शुद्ध क्या है, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली क्या है, खड़ी बोली है, सिंपल सी खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी भाषाओं में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। ठीक है साथियों, तो अब हम चलिए
बात कर लेते हैं हमारा जो लास्ट हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान। दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान, इसमें लिखेंगे अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये तो पहला लाइन साहित्यिक परिचय का हो जाएगा, ठीक है। जो वहाँ पे लिखा है वही यहाँ पर लिख देना है। अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व अनुसंधान में इनका श्रेष्ठ स्थान है। इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में, मृत्यु 1967 में, ठीक है साथियों। तो इतना आपको यहाँ पर लिख देना है। आशा करता हूँ कि आपको जो है ना वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा रटना नहीं है, आपको ज़्यादा वहाँ पर गाथा नहीं लिखना है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखने हैं, जो पूछा है केवल उतना लिखना है। आपका दोस्तों एक भी नंबर यहाँ पर नहीं कटने वाला है, ठीक है साथियों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है उस पर। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, कि आपको जो इसका PDF है ना वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे आप जाइएगा, क्लिक करिएगा, ठीक है ना, ज्वाइन हो जाइएगा। और वहाँ पर ऊपर जाएंगे जब आप, तो वहाँ पर आपको इसका संपूर्ण PDF, ठीक है ना, ये जो क्लास 2-3 घंटे चलने वाली है ना, इसका संपूर्ण PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो ये नंबर आप लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करके केवल दोस्तों आपको इतना लिख देना है कि मतलब जो ये इसका जो PDF आपको चाहिए, हिंदी मैराथन PDF सेंड मी, बस मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको और फालतू के मैसेज यहाँ पर नहीं करने हैं, ठीक है ना। आप केवल PDF ले लीजिए बस, और आपको जो भी कहना है आप उतना कह दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर, ठीक है ना, और भी आपको गुड मॉर्निंग ये सब आपको वहाँ पर मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है साथियों। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे साथी कि आप इस वीडियो को, ठीक है ना, अगर आप देख रहे हैं ना तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपसे हाथ जोड़कर दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। आप लाइक मत करिए, ठीक, आपको आपका नहीं मन कर रहा तो आप लाइक मत करिए, लेकिन बस आप अंत तक इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तब आपको इस वीडियो की जो वैल्यू है ना, इस वीडियो की जो कीमत है वो एग्ज़ाम में समझ में आएगी। तो बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है ना। आप लाइक मत करिए, बिल्कुल चलेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है उस पर। साथियों यहाँ पर हमारा अगला जो साहित्यिक परिचय है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों ये साहित्यिक परिचय जो है वो पद्यांश का है। दोस्तों साहित्यिक परिचय अब हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, ठीक है साथियों। मैं आपको पद्यांश में 2 इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय बताऊंगा, आपको दोस्तों इनको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है प्यारे साथियों। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था, ठीक है साथियों। अब आपको हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय का। और यहाँ पर हम लिखेंगे हरियोध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधित्व कवि थे। यानी कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिन्हें हम हरियोध भी कहते हैं, ये किस युग के प्रतिनिधित्व कवि थे? तो ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया है, ठीक है साथियों। जो हरियोध जी हैं इन्होंने खड़ी बोली को एक नई दिशा दी है और प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की है, ठीक है ना। और जो पुराने कथानक हैं उनमें इन्होंने नए नए उद्भावनाओं को इन्होंने सम्मिलित किया है, उसमें समाहित किया है। इनके काव्य में वात्सल्य रस एवं विप्रलम्ब श्रृंगार का जगमगाता एवं झलकता रूप है, ठीक है ना साथियों। इनकी जो रचनाएं हैं इनमें हमें वात्सल्य रस एवं विप्रलम्ब जो श्रृंगार है ना वो हमको इनकी रचनाओं में दिखाई देता है, ठीक है साथियों। तो इतना सिंपल सा आपको साहित्यिक परिचय में याद करके लिख देना है कि द्विवेदी युग के कवि थे, खड़ी बोली को इन्होंने नई दिशा दी है, ठीक है ना। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं को इन्होंने समाहित किया है और इनकी रचनाओं में, इनके काव्य में वात्सल्य रस एवं विप्रलम्ब श्रृंगार का जगमगाता एवं झलकता रूप है। अब दोस्तों इनकी रचनाएं पढ़ेंगे
तो इनके कुछ काव्य हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे एवं इनका उपन्यास है अधिखिला फूल। ठीक है साथियों, तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे और अधिखिला फूल इनकी रचनाएं हैं। इनको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है साथियों, तो हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे उपाध्याय जी ने अपनी रचनाओं में कोमलता, ब्रज भाषा के साथ साथ निष्ठ खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। ठीक है ना, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का भी प्रयोग किया हुआ है। तो चलिए साथियों, अब हमारा जो लास्ट हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे हमारा जो लास्ट का जो साहित्यिक परिचय है उस पर। दोस्तों हेडिंग लगाएंगे हिंदी साहित्य में स्थान, इसमें लिखेंगे कि हरिओध जी यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी अपने जीवन काल में कवि, सम्राट, साहित्य, वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। यानी कि जो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, इन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई है, साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई है। यानी कि दोस्तों इनको इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है ना, निसंदेह ही ये हिंदी के महान विभूति हैं। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये क्या है, महान है। ये दोस्तों वास्तव में ये बहुत ही महान विभूति रहे हैं। और दोस्तों लास्ट में लिखेंगे कि इनकी मृत्यु 1947 में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उसी वर्ष इनकी मृत्यु हो गई थी 1947 में। अब दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट साहित्यिक परिचय है उस पर। दोस्तों अब हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय पर। इसमें लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय वर्मा एवं इनकी माता जी का नाम हेमरानी देवी था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप या तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम पर जाके, ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पर उसका वीडियो अपलोड मैं पहले से ही कर दूँगा, ताकि जब आप वहाँ पर जाएँ तो आपको ढूंढना ना पड़े, तुरंत आपको वहाँ पर उसका PDF मिल जाए। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय वर्मा और माता जी का नाम हेमरानी देवी था। आगे हेडिंग लगाएंगे साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा साहित्य एवं संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती हैं। यानी कि जो महादेवी वर्मा जी है ना, इनका जो रुचि है, इनका जो लगाव है वो साहित्य से तो है ही है, संगीत से भी है, लेकिन इसके साथ साथ चित्रकला में भी इनका बहुत रुचि है। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। दोस्तों यहाँ पर जो, ठीक है ना, तीसरे नंबर का जो सबसे टॉप लेवल का जो पुरस्कार होता है, सबसे टॉप पे होता है भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण। यानी कि तीसरा जो टॉप पुरस्कार है ना भारत में, वो इनको मिला हुआ है। कौन सा? पद्म भूषण। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तथा इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। इनकी एक ग्रंथ थी यामा, यामा पर इनको क्या मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम बहुविकल्पीय में भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं? तो किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। अब दोस्तों हेडिंग लगाएंगे आगे, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नानी ने सांच स्मृति दिया, ये ट्रिक हो जाएगा, तो ना से हो जाएगा निहार और नी से हो जाएगा नीरजा। नानी से आप दो याद रखिएगा, निहार और नीरजा। सांझ से हो जाएगा सांध्य, और चा से देखो सांच से हो जाएगा सांध्य, सांच देखो मात्रा यहाँ पे आ रहा है, ठीक। और चा से हो जाएगा चलचित्र, स्मृति से हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, और दी या से हो जाएगा दीपशिखा, और या से हो जाएगा यामा। ठीक है साथियों, और यामा पर इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है साथियों, तो निहार, नीरजा, सांध्य, चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, दीपशिखा, यामा, ये सभी जो हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, अब दोस्तों हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली। इसमें लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी ने सरल
तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सिंपल सा आपको इतना लिख देना है। अब दोस्तों लास्ट हेडिंग जो हमारा है वो है हिंदी साहित्य में स्थान। इसमें लिखेंगे कि महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में एक महान कवयित्री के रूप में जाना जाता है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान है और 1987 यानी कि 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है साथी, तो इतना आपको यहाँ पर लिख देना है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो मैंने चारों इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय को बताया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आप सभी को अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो कौन सा है। तो ये 5वां हो गया दोस्तों। यहाँ पर 6वां क्या है, कहानी। आपको क्या है, कहानी लिखना होता है। तो मेरे साथियों पंचलाइट जो कहानी आप तैयार कर लीजिएगा, पंच लाइट, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 100%। और दोस्तों जो 100% बताऊँ यानी कि 5 नंबर जो है आपका कन्फर्म हो गया, क्योंकि 100% मैंने बोल दिया। तो इस जो पंचलाइट कहानी है ना, वो इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है ना, 7वां जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको मेरे साथियों एक खंड काव्य लिखना होता है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। साथियों आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं यानी कि आप अपने ज़िले में जो है, जो भी आपके ज़िले में चलता है वही आपको यहाँ पर याद करना होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो खंड काव्य होता है ये 100% कन्फर्म होता है कि आप अपने ज़िले का याद कर लीजिए। तो मेरे साथियों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आप जिस ज़िले से आते हैं, ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको देख लीजिए कि आप जिस ज़िले से हैं वही आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि साथियों यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, आगरा, गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, बरेली, सुल्तानपुर, गाजीपुर, जलौन, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, इन सभी पर क्या त्यागपथी चलता है। प्रयागराज में आलोक वृत्त चलता है। अलीगढ़, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फतेहपुर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, उन्नाव, देवरिया, यहाँ पर रस्म रथी चलता है। ठीक है साथियों, अगर आप लखनऊ से हैं तो फिर सत्य की जीत आप याद कर लीजिए। ठीक, कानपुर देहात से हैं तो मुक्ति यज्ञ आप याद कर लीजिए। तो इसी प्रकार साथियों आप जिस ज़िले से हैं आप उससे पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर नहीं लिखा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूंगा और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा पढ़ के जाना है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप इसको जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो अगला पूछा जाता है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा खंड ख। ठीक है, यानी कि संस्कृत का पोर्शन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत प्लस व्याकरण। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। साथियों यहाँ पर 2 आपके पैराग्राफ दिया होगा संस्कृत का, उसमें से आपको एक का, 2 में से केवल एक का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। दोस्तों अगर आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा और अगर आप इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 7 नंबर दोस्तों मिल जाता है। ठीक है साथियों, जो भी आता है आपको वही करना है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दे रहा हूँ कि दोस्तों किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप इसका जो है हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना रहेगा खंड खा, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्नोत्तर कौन सा है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8। ठीक है, आप इस प्रकार से यहाँ पर अंडरलाइन भी नीचे कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों आपको यहाँ पर आगे का 2 शब्द जिस प्रकार से आपने, ठीक है ना, वहाँ पर किया था हिंदी गद्यांश और पद्यांश में, आगे का 2 शब्द और लास्ट का यहाँ पर 2 शब्द आपको, ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देना है बीच में इस तरह पर डैश डैश करने के बाद। ठीक है साथियों, उसके बाद में आपसे संदर्भ पूछा है और हिंदी अनुवाद, तो सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। दोस्तों संदर्भ लिखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो गद्यांश यानी कि जो संस्कृत का गद्यांश आया है वो किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है साथियों, सेम हिंदी का जो गद्यांश पद्यांश होता है उसी प्रकार संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश होता है, तो इसके लिए लेसन का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से उद्धृत है।
यानी कि यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, ये एक पाठ है सर्वज्ञ नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है साथियों, मैं जो है आपको बता दूं कि आपको संस्कृत में लेसन नंबर फर्स्ट और लेसन नंबर सेकंड केवल पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप लेसन नंबर फर्स्ट और सेकंड संस्कृत में पढ़ लीजिए, 7 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, और 7 नंबर का और आता है, यानी कि जिस प्रकार से ये 7 नंबर में 2 आया है, एक करना है, उसी प्रकार से 7 नंबर में और आता है, तो उसके लिए मैं आपको एक लेसन बताऊंगा। यानी कि साथियों, अगर आप 3 लेसन केवल पढ़ लेते हैं तो आपका 7 और 7 14 नंबर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लेसन नंबर फर्स्ट सेकंड को तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ किस प्रकार से आपको करना है। और जो अगला 7 नंबर आता है, ठीक है ना, उसको मैं एक लेसन को आपको मैं करा दे रहा हूँ, यानी कि 7 नंबर तो मैं आपका करा दे रहा हूँ, और यहाँ पर इसको किस प्रकार से करना है ये आपको बता दे रहा हूँ, और आप 1 और 2 लेसन को पढ़ लीजिएगा। बस दोस्तों आपका 14 नंबर संस्कृत में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर क्या लिखा है, तो सबसे पहले आप संदर्भ लिख लीजिए। इतना हो गया संदर्भ। ठीक है, अब व्याख्या में क्या यहाँ पर लिखा है, अब इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद साथियों आपको क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो भी इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है, चाहे टूटा फूटा कुछ भी आप लिख पा रहे हैं तो इसको आप लिखिए दोस्तों, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में अनुवाद करना है, थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा तो चल जाएगा। ठीक, इंग्लिश तो है नहीं कि अगर इसमें इंग्लिश में आप इज की जगह पे वाज लगा दी तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर वो सब है नहीं, बस आपके समझ में जो आ रहा है उतना आप करिए। आपका यहाँ पर दोस्तों एक भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे कि याज्ञवल्क्य उवाच, लेकिन अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे तो एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। एक बार आप क्या करिए, कहानी की तरह इसको पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद में आप इसको अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से तब आप कर पाएंगे। ठीक, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना वारे मैत्रिय, नहीं मैत्रिय, पत्यु कमाए पति प्रियो बहुत। जो पति होता है, ठीक है ना, वो अपने ही कामना के लिए प्रिय होता है। कमाए मतलब कामना, प्रियो मतलब प्रिय, बहुत मतलब होता है। आत्मनस्तु वे कमाए पति प्रिय बहुत, और वे जो पति होते हैं वो केवल अपने ही कामना के लिए प्रिय होते हैं, किसी की कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं। ना वरी नहीं मित्रिय, जा जाया कमाए जाए प्रिय बहुत। जो भी होते हैं ना, सभी अपने ही अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा है। आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि पुत्र अपने ही कामना के लिए प्रिय होते हैं, ठीक है ना, वो किसी की कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ वैसे ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुवाद में आप क्या लिखेंगे, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रिय, पति पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, पति तो अपने ही कामना के लिए प्रिय होता है। यानी दोस्तों कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो दूसरों के लिए प्रिय नहीं होता, वो केवल अपने काम निकालने के लिए आपसे बातें करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार से लिखा गया है। उसी प्रकार पत्नी भी अपनी कामना के लिए प्रिय नहीं होती, पत्नी भी अपनी ही कामना के लिए प्रिय होती है। और फिर लिखेंगे उसी प्रकार पुत्र भी, ठीक है ना, अपनी कामना के लिए प्रिय नहीं होता, पुत्र भी अपने ही कामना के लिए प्रिय होता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपको अनुवाद कर देना है। बस आपको केवल लेसन नंबर फर्स्ट और सेकंड को एक बार, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप केवल एक बार इसको कहानी की तरह पढ़ के चले जाइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ साथियों कि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक संस्कृत में और आता है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। देखिए ये रहा 8वां कक्षा। यहाँ पर दोस्तों ये भी सेम, यहाँ पर भी 2 आएगा। संस्कृत का आपका यहाँ पर संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो ये मैं आपको एक ही लेसन इसमें बताऊँगा और मैं उसको करके भी बताऊँगा। उस लेसन को मैं लिख कर भी लेकर आया हूँ, आपको आसान तरीके से बता दूंगा। 7 नंबर आपका साथियों 100% एकदम कन्फर्म है कि आपका 7 नंबर यहाँ पर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 7 नंबर के लिए केवल आपको मैं 7, ठीक है ना, 7 में केवल आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप इन 7 को पढ़ लेते हैं तो कोई ना कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। आपको पूरा लेसन, ठीक है ना, जितने सभी लेसन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस केवल आप 7, ये 7 2 लाइन का नहीं, 14 लाइन आप केवल पढ़ लीजिए। 14 लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 7 नंबर गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पहला वो है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। दोस्तों सबसे पहले जो आपको लिखना होता है संदर्भ, ये 2 नंबर में आता है, और हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो 5 नंबर है। टोटल आपको 7 नंबर मिलेगा।
ठीक है साथियों, अभी शायद आपको विश्वास ना हो रहा हो कि 14 लाइन पढ़ने के बाद कैसे हमारा 7 नंबर आएगा। दोस्तों बस एक बार केवल मुझ पर आप विश्वास कीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, 14 लाइन को तैयार कर लीजिए। जब आप एग्ज़ाम देकर निकलेंगे ना, तब आप एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे ना, तब आपके समझ में आ जाए कि हाँ आया है कि नहीं आया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि संदर्भ जो होगा, जितने मैं 7 लेकर आया हूँ, ठीक है ना, इन 7 का संदर्भ सेम होगा। ठीक है ना, जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर श्लोक, ये क्या है, पद्यांश है, अभी हमने गद्य पढ़ा था। तो प्रस्तुत श्लोक या फिर पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के, ये किससे है, संस्कृत है ये, तो फिर संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो 2 लाइन में आएगा, ठीक है ना, वो आपको इतना रखना कि वो किससे आएगा, सुभाषित रत्नान से आएगा। ठीक है साथियों, तो संदर्भ में आपको सिंपल सा लिख देना है कि यहाँ पर जो प्रस्तुत है, जो श्लोक प्रस्तुत है, ये हमारे ही पाठ से, लेकिन संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। अब साथियों इतना हो गया, अब आपको लिखना है अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद। तो क्या लिखा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती और तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। आप क्या लिखेंगे हिंदी अनुवाद, तो भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती, गिरवाड़ भारती यानी कि संस्कृत होता है, तो भाषाओं में सबसे मुख्य सबसे मधुर हमारी क्या है, संस्कृत है। देखिएगा, भाषासु मुख्या मधुर दिव्य गिरवाड़ भारती, यानी भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख, सबसे प्रधान, सबसे मधुर, सबसे दिव्य क्या है, गिरवाड़ भारती यानी कि संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तस्य मतलब उसका, मधुरम मतलब मधुर, काव्यम मतलब काव्य, यानी कि जिस प्रकार से वो जितना मधुर है संस्कृत, उसी प्रकार से उससे भी मधुर उसके काव्य हैं। ठीक है साथियों, क्या लिखा है कि भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य यानी कि अलौकिक संस्कृत है, और उससे भी तस्या ही मधुरम, और उससे भी मधुर उसका काव्य है। ठीक है, तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसकी सुभाषित हैं। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आप इसको जो है ना, इसके अनुवाद को और संदर्भ को आसानी से समझ गए होंगे। संदर्भ आप एक समझ गए तो आपको सभी आ जाएगा, क्योंकि सेम सभी एक ही पाठ से लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड हमारा है, इसको तो आप बचपन में बहुत पढ़े होंगे। सुखार्थीन कुतो विद्यार्थीन सुखम, और सुखार्थी व तैजेत विद्यम, और विद्यार्थी व तैजेत सुखम। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखेंगे, तो संदर्भ में सेम वही प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। अब अनुवाद लिखेंगे, सुखार्थीन कुतो विद्यार्थीन सुखम। सुखार्थीन का मतलब होता है सुख चाहने वाला, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थीन मतलब विद्या चाहने वाला, सुखम मतलब सुख। तो सुखार्थीन कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, सुखार्थीन मतलब सुख चाहने वाला, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, तो सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। ठीक है साथियों, सुखार्थी व तैजेत विद्या, सुख चाहने वाला जो होता है वो विद्या को तैजेत मतलब त्याग देता है, और विद्यार्थी व तैजेत सुखम, और जो विद्यार्थी होता है वो सुख को त्याग देता है। यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती, और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता, इसीलिए सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए, और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आने वाला है, आपका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको सुख त्याग सब क्या होगा, त्यागना पड़ेगा, आपका जो फैशन है ये सब आपको त्यागना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों कहा गया है कि सुख चाहने वालों को विद्या नहीं मिलती, और विद्या चाहने वालों को सुख नहीं मिलता। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, तो आपको बहुत ही ईमानदारी से लगातार सतत प्रयास और मेहनत करना होगा, तभी आपको जो है अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप इस सेकंड जो है इसको भी आप बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला है दोस्तों, यहाँ पर हमारा थर्ड है, जल बिंदु निपातेन कर्मसा पूर्यते घटा, और सा हेतु सर्वाविधानाम धर्मस्य च धनस्य च। क्या लिखा दोस्तों, जल बिंदु निपातेन
कर्मसा पूर्यते घटा सा हेतु सर्वा विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अब दोस्तों संदर्भ आपको 2 नंबर में लिखना होगा, तो वही सेम लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से या फिर संस्कृत खंड के कहाँ से, सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है साथियों, सिंपल सा आपको लिख देना है। उसके बाद में अनुवाद लिखना है। अनुवाद में क्या करना है आपको, जल बिंदु निपातेन कर्मसा पूर्यते घटा, घटा मतलब घड़ा, पूर्यते मतलब पूर्ण रूप से हो जाता है या फिर पूर्ण हो जाता है, क्रमशः मतलब लगातार, ठीक है ना। जल मतलब जल, बिंदु मतलब बूंद बूंद, निपातेन मतलब क्या होता है साथियों, तो निपातेन मतलब क्या होता है, भरना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, फिल। तो यहाँ पर लिखा है कि जल के एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। दोस्तों अच्छी बात यह है ना कि ये जो है कहावतें एक प्रकार से हैं, ये आपको रटना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा, इससे पहले जो है आपने उसको पढ़ा भी होगा, कभी ना कभी उसको सुना होगा। तो अगर आप एक बार केवल इसको समझ जाते हैं ना, तो आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, केवल इससे 7 नंबर, और 7 नंबर अगला होगा 14 नंबर हो जाएगा। और क्या लिखा है कि जल के एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक है, और समस्त विद्याओं, धर्म और धन का भी यही कारण है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे ज्ञान अर्जित करने से आपको विद्या मिलती है, ठीक है ना। छोटे छोटे काम करने से आपका धर्म आगे बढ़ता है और थोड़े थोड़े पैसे जमा करने पर आपका धन बढ़ता है। अर्थात कि इन तीनों की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है। यानी कि दोस्तों अगर आपको विद्या, धर्म एवं धन चाहिए तो आपको मेहनती होना पड़ेगा, और मेहनत करने के साथ साथ आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर पैशंस होना चाहिए, ठीक है ना। धैर्य नाम की चीज़ आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, ठीक है। वरना आप 1 महीना पढ़ने के बाद में आप डिमोटिवेट हो गए, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको धैर्य बना के रखना है, क्योंकि परिणाम एक दिन सामने होगा, सबके सामने होगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटा और सा हेतु सर्वा विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। यानी कि जल के एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, समस्त विद्या, धर्म और धन का भी यही कारण है, क्योंकि इन तीनों की प्राप्ति के लिए आपके अंदर मेहनत के साथ साथ आपके अंदर धैर्य का होना भी अति आवश्यक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर चलिए हमारा जो अगला है, चौथा पैराग्राफ जो है, ठीक ना, इसको अब हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको याद करने लेना है बस दोस्तों, ठीक है ना। और आप एग्ज़ाम में गारंटी है दोस्तों आप इसको कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से कहानी के नुमा ये दिया है। आप सभी को पता है कि जल के बूंद से घड़ा भरता है, तो इतना अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्या है, काव्य शास्त्र बिना देन कालो गच्छत धीमताम और व्यसनेन चा मूर्खराम निर्दया कल हेनवा। संदर्भ इसका भी सेम रहेगा, वही संदर्भ मैं आपको बार बार संदर्भ बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए कि इसका संदर्भ क्या होगा। बस दोस्तों आपको इतना याद कर लेना है कि 2 लाइन का कोई भी आ जाए, ठीक है ना, आपको पहला वाला करना है। 2 लाइन का कोई भी है, पहला वाला करना है। या करके दिया होगा, 2 दिया होगा, लेकिन आपको नीचे नहीं केवल पहला वाला कर देना है। और आपको सिंपल सा दोस्तों इतना जानना है कि वो सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया होगा, गारंटी है, ठीक। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि वही प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है साथियों। बस इतना लिख देना है। इसका लिखेंगे अनुवाद। तो क्या लिखा, काव्य शास्त्र बिना देन कालो गच्छत धीमताम। यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन लोगों का जो समय होता है वो काव्य एवं शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है। दोस्तों जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका जो 24 घंटा जो जाता है, उनका जो 24 घंटा जो व्यतीत होता है, ठीक है ना, कहाँ व्यतीत होता है, सोने के बाद जो व्यतीत होता है वो काव्य एवं शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है। लेकिन व्यसनेन चा मूर्खराम निर्दया कलहेनवा, और जो व्यसनेन प्रकार की जो व्यसनेन का मतलब होता है आदत है, और जो मूर्ख लोग होते हैं
उन लोगों का समय सोने में, ठीक है ना, कलह करने में, मतलब झगड़ा करने में, आदि बुरी आदतों में उनका समय व्यतीत होता है। दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब यही है, इसका सिंपल सा अनुवाद ये है दोस्तों कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य एवं शास्त्रों के अध्ययन में जाता है, उसको पढ़ने में जाता है। लेकिन वहीं पर जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो दूसरों से झगड़ा करते हैं, दूसरों से बहस करते हैं, सोते हैं, बस यही केवल उनका एक आदत होता है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आप इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं हमारा जो अगला है। और दोस्तों इसको तो आप सुने होंगे क्योंकि दादी आपकी इसको सुनाई होगी, ठीक है ना, बचपन में। अब दोस्तों आप इसको बताना है कौन कौन इसको, ठीक है ना, इसको कहानी के रूप में आप सुना है, कहीं से भी सुना है दोस्तों, इसको सुना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ मैंने इसको सुना था। पाँचवें का, ना चोरी हार ना राज्य हार, ना व्रत भाजना भारकार, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सा ये। और व्यय कीर्ति व्रत एवं नित्यम विद्याधनम सर्व धन प्रधानम। क्या लिखा है, ना चोरी हार ना राज्य हार, ना भृत्य भाजना भारकार। और व्यय मतलब खर्च होता है, कीर्ति वर्धते मतलब बढ़ता है, एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसलिए विद्या के सभी धर्मों में, जितने सभी धन है उन सभी धनों में सर्वधन प्रधानम, विद्या ही क्या है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा प्रधान है। वही दोस्तों लिखा कि ना चोरी हार ना राज्य हार। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन होता है, उसको ना तो चोरी चुरा सकता है, ना चोर चुरा सकता है, और ना राज्य हार, ना ही राजा उसका हरण कर सकता है, ना ही राजा उसे छीन सकता है। ना भृत्य भाज ना भारकार, और ना ही भाई उसे भाज्य कर सकता है, यानी कि ना तो भ्राता उसे बांट सकता है, और ना ही भारकार, और ना ही वह कभी भार बनता है। भार का मतलब जो सिर पे कभी भार नहीं बनता है। व्यय कीर्ते वर्धते, व्यय करने पर यह बढ़ता है, इसीलिए दोस्तों, इसीलिए नित्यम लगातार बढ़ता है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या ही सबसे प्रमुख धन है। ठीक है साथियों, एक बार मैं आपको इसको अनुवाद फिर से बता दूं। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन होता है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो राजा हरण कर सकता है, ना ही भ्राता इसे बांट सकता है, और ना ही कभी ये भार बनता है, बल्कि इसके स्थान पे व्यय करने पर यह बढ़ता है, यानी खर्च करोगे तो ये विद्या बढ़ेगी, लगातार बढ़ेगी, नित्यम बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि विद्या ही सभी धनों में सबसे प्रधान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है साथियों, सभी को पता होगा। और दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन बातें हैं कि आप कुछ भी करिए लाइफ में, लेकिन आप विद्या ग्रहण जरूर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि धन होगा, ठीक है ना, कोई भी चुरा लेगा, पैसा होगा कोई भी छीन लेगा, ठीक, चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है, धन है, तो वो दोस्तों अगर आपके पास साथ में क्या है, विद्या है, तो वो बहुत काम आएगा आपके, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आप सुने होंगे डायलॉग कि आपके पास क्या है, ठीक है ना, मेरे पास, तो वो बोलता है कि मेरे पास तो माँ है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मेरे पास तो माँ है और मेरे पास तो विद्या है, यानी मेरे पास दोनों हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि बोलता है कि आपके पास क्या है, तो बोलता है मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास माँ है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आप इसको भी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला 6वां जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर संस्कृत का श्लोक है। दोस्तों अगला है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे मतलब पीछे, कार्य मतलब कार्य, हंतार मतलब हंतार नष्ट करने वाला, प्रत्यक्ष मतलब सामने या प्रत्यक्ष में, प्रिय मतलब प्रिय, वादिनम मतलब बोलने वाला। और क्या लिखा है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। और क्या लिखा है, वर्ज्यता दृश्यम मित्रम विश्व कुंभम पायोमुखम। इसका मतलब क्या है, संदर्भ तो सभी में सेम हो जाएगा, अनुवाद लिखेंगे। पीठ पीछे कार को नष्ट करने वाले, परोक्षे कारहंतारम यानी पीठ पीछे, ठीक है ना, आपकी बुराई करते हैं, और प्रत्यक्ष में अगर आपके सामने वो क्या है, प्रिय बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि पीठ पीछे अगर आपकी बुराई करते हैं और सामने अगर आपके मीठे बोलते हैं, तो ऐसे मित्रों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विष यानी कि जहर से अगर कोई घड़ा जो है वो भरा हुआ है और उसके ऊपर दूध है, तो उसका तुरंत त्याग कर दिया जाता है। दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ऐसे मित्रों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, ऐसे मित्रों से तुरंत
दूर हो जाना चाहिए। जो आपके सामने तो आपकी बड़ाई करते हैं, ठीक है ना, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं फिर भी आपकी बड़ाई करते हैं, और तो ऐसे मेरे मित्र का तो तुरंत त्याग कर देना चाहिए, और ऐसे मित्रों का भी त्याग करना चाहिए जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ठीक है साथियों, तो इससे जो है हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। ठीक है ना, ये जो जितने भी है ना, इनसे अगर आप सीखेंगे तो बहुत आपको यहाँ पर सीख मिलने वाली है। क्यों? अब यहाँ पर हमारा अगला जो है, विद्या विवादाय धर्मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलत से साधो विपरीत मित जनाय दनाय चा रक्षणाय चा। ठीक है साथियों, तो इसका संदर्भ भी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। अब इसका अनुवाद हम समझेंगे। खल का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, तो दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, ठीक है ना, धन किसके लिए होता है, घमंड के लिए, एवं शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। ठीक है ना, जो दुष्ट किस्म के जो व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होता है, बहस के लिए होता है, और जो धन होता है ना वो घमंड के लिए होता है, एवं शक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए, एवं शक्ति की दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है साथियों, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको भी तैयार कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो कोई ना कोई इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में टपकेगा, गारंटी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा और बचता है, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, ब्रजादपि कठोराण मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेताम को ना विज्ञानो महारती। संदर्भ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सुभाषित रत्नान से लिया गया है, और अनुवाद हो जाएगा, असाधारण पुरुषों अर्थात कि महापुरुष के व्रज के समझ से कठोर तथा पुष्प से कोमल हृदय को भला कौन जान सकता है। यानी कि जो महान पुरुष होते हैं उनके ब्रज के समान कठोर और पुष्प से कोमल हृदय को भला कौन जान सकता है, इसका सिंपल सा हिंदी अनुवाद हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप संस्कृत के इस जो श्लोक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ साथियों कि अगर आप इतना अगर पढ़ लेते हैं ना, इतना 7-8 पढ़ लेते हैं, तो आपका 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला, ठीक है ना, टॉपिक कौन सा है। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको मॉडल पेपर से कराते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमने ये छोड़ दिया है। हमारा अगला क्या है, 9वां लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे करा दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरों और लोकोक्तियों को लिया है, जैसे कि आपके एग्जाम में आ जाएगा अपना उल्लू सीधा करना। दोस्तों अच्छी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुविकल्पीय में आएंगे, तो जो बहुविकल्पीय होते हैं वो आसान तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है ना, अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकालना। ठीक है साथियों, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, कुछ लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं दोस्तों ये जो होगा ऑप्शन में नहीं होगा, सॉरी साथियों। ठीक है ना, आपको इसी प्रकार से यहाँ पर करना, जैसे कि ईद का चाँद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है ना, वाक्य का प्रयोग भी आप कर दीजिएगा कि मेरा दोस्त ईद का चाँद हो गया, अर्थात कि वो बहुत दिन बाद दिखाई दिया। ठीक, ऊँट के मुँह में जीरा। और दोस्तों यहाँ पर 4 आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, केवल आपको यहाँ पर लिखा हुआ है केवल एक को करना है। कितनी अच्छी बात है साथी, 4 में से आप कोई एक कर दीजिए, ये तो हर कोई कर ले जाएगा अगर आप इम्पॉर्टेंट पढ़ लीजिए। जैसे साथियों यहाँ पर दूसरा क्या है, आँख का तारा। ठीक है ना, आँख का तारा, इसका मतलब होता है अत्यधिक प्यारा होना। अब गणेश अपने माता पिता के आँख के तारे थे, इस प्रकार आपको वाक्य में प्रयोग कर देना है। साथियों मैं इसको थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम थोड़ा भी वेस्ट ना हो। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगला दोस्तों क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है ना, अगर अपने पैरों पर खड़ा होना इसका मतलब क्या होता है, स्वावलंबी होना। ठीक है ना, किसी पर आश्रित ना होना, यही होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। वाक्य प्रयोग कर देंगे, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है दोस्तों कि आप स्वावलंबी हो गए हैं। ठीक है ना, कोई भी काम करना आप खुद कर रहे हैं, आप पैसा जो है किसी से काम मतलब किसी से नहीं लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी काम है आप खुद कमाकर अपना जो गुजारा वजारा कर रहे हैं, उसी का मतलब होता है स्वावलंबी होना। और मुहावरा में उसे बोलते हैं अपने पैरों पर
खड़ा होना। ठीक है साथियों। और यहाँ पर हमारा अगला है ऊँट के मुँह में जीरा। आप सभी को पता होगा कि ऊँट के मुँह में जीरा का मतलब होता है कम मात्रा में मिलना, यानी कि आपने आशा लगाई थी, आपने आशा जताई थी कि मुझे इतने रुपए यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन उतना अगर आपको नहीं मिलता, उसका 10% मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो उसी को हम मुहावरे में बोलते हैं ऊँट के मुँह में जीरा होना, यानी कि कोई भी चीज़ कम मात्रा में मिलना। राम ने श्याम को 10,000 मांगने पर 1,000 रुपये दिए, यानी कि वाक्य प्रयोग आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैंने उससे 1,000 रुपये मांगा, उसने मुझे 10 रुपये दी, वही क्या हो गया, ऊँट के मुँह में जीरा हो गया। अगला साथियों है ईद का चाँद होना। ठीक है ना, अगली बार भी मैंने जो जो बताया था ना, ठीक है ना, वहीं से आपका ये आया था। इस बार भी दोस्तों गारंटी है कि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ईद का चाँद होना मतलब कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि आप तो ईद के चाँद हो गए हो, तो ईद का चाँद होना मतलब कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। जब मैं पढ़ाने लगा, मेरे दोस्त बोलते हैं कि मैं ईद का चाँद हो गया। ठीक है साथियों, सभी को आप मतलब हर कोई जो है आपको बोला होगा कि आप तो ईद के चाँद हो गए। अब प्रेजेंट टाइम में लोग आपको शायद बोलेंगे, क्योंकि अब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ईद के चाँद हो गए हो। अगला क्या है, 9-2-11 होना मतलब कि भाग जाना। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा अगला जो है वो है घी के दिए जलाना। इसका मतलब होता है खुशी मनाना। ठीक है ना, घी के दिए कब जलाए जाएंगे, तो जब कोई खुशी की बात होगी, तो वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे उसके पास होने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। ठीक है साथियों, तो सिंपल सा आपको केवल सभी को एक बार देख लेना है। ठीक है ना, और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि चारा वहाँ पर होगा, केवल एक करना होता है। अगला दोस्तों है दाल में कुछ काला होना। आप सभी को पता होगा कि दाल में कुछ काला होना का मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना। ठीक है साथियों, कुछ गड़बड़ होना वाक्य प्रयोग में हो जाएगा, नौकर का चेहरा देखकर लगा कि दाल में कुछ काला है। ठीक है साथियों, अब साथियों हमारा जो अगला टॉपिक है मुहावरे के बाद में संधि विच्छेद है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा है। ठीक है ना, और क्योंकि बहुविकल्पीय में आएगा तो और आसान हो जाता है। विभक्ति और वचन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, और दोस्तों यहाँ पर आपको शब्द एवं पढ़ लेना है। ठीक, सिंपल से आपको इन तीनों टॉपिक को, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं 5-6 नंबर के, आप इनको पढ़ लीजिएगा। या फिर साथियों मैं किसी 5 से 7 मिनट की वीडियो में इन तीनों टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को हम किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा अगला जो है क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पर्यायवाची की। तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है साथियों, और उसके बाद में यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द याद कर लेना है। जो आएगा दोस्तों बहुत ही आसान आएगा, आप उसको कर ले जाएंगे। जैसे कि ठीक है ना, यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, कम बोलने वाला क्या होता है, मितभाषी होता है। ठीक, कभी ना मरने वाला अमर, कभी जो बूढ़ा ना हो अजर। इसी प्रकार से दोस्तों आएगा, आप इसको भी कर ले जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द करा दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये कुछ है इम्पॉर्टेंट आपके पर्यायवाची, जैसे कनक। कनक का मतलब होता है सोना, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कनक, धतुरा, सोना और पलाश। ठीक है साथियों, आपको ये 3-4 याद कर लेना है। जैसे कनक का क्या हो जाएगा, तो धतुरा हो जाएगा, सोना हो जाएगा और पलाश हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 3 आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको 1 लिखना होता है, और 1 के 2-2। ठीक, एक शब्दों के 2 अर्थ लिखो। जैसे 1, 2, 3 आया है, तो केवल आपको 1 कर देना है, कोई भी जो आपको आ रहा है, लेकिन 1 के 2 शब्द आपको लिखने हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर अगला क्या हमारा है, कपी। कपी का हो जाएगा बंदर। ठीक, कपी का मतलब होता है बंदर, कपी का मतलब लंगूर। ठीक है ना, तो दोस्तों कपी का पर्यायवाची हो जाएगा बंदर और लंगूर। उसी प्रकार से दोस्तों कर, कर का मतलब होता है टैक्स, हाथी का सूंड होता है, किरण होता है, और उसका मतलब हाथ भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है अनेकार्थी शब्द। कौशिक, कौशिक का हो जाएगा इंद्र, उल्लू भी होता है, विश्वामित्र भी होता है और शिव भी होता है। उसी प्रकार से आज, आज का हो जाएगा रघु के पुत्र भी होता है, बकरा भी होता है, ईश्वर भी होता है, और आजन्मा और अग्नि भी होता है। अनंत का मतलब हो जाएगा अनंत रहित, जिसका कोई अंत ना हो, आकाश भी रहित है, और विष्णु भी अनंत है, मतलब वो भी अंत रहित है। अंबर का दोस्तों आकाश, वस्त्र एकत्र होता है। अर्क का हो जाता है अग्नि, सूर्य एक पौधा।
अर्थ का हो जाएगा धन, कारण प्रयोजन सोना, अल का हो जाएगा भिक्षु भोरा सखी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अली भोरा और सख। पतंग का हो जाएगा विष्णु, एक खिलौना, नौका पक्षी सूर्य, पयोधर का हो जाएगा बादल और समुद्र। ठीक है साथियों, तो ये थे अनेकार्थी शब्द। अब हम चलिए बात कर लेते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपके एग्जाम में आएगा, जो कुछ गलतियाँ वाक्य में होगी आपको उनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है, वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, वह अपनी ताकत की वजह से खड़ा है। इस प्रकार से आपको सिंपल सा दोस्तों क्या करना है, किन्हीं दो का आपको वाक्य शुद्धि करके लिख देना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको वाक्य शुद्धि करना होता है। जैसे साथियों यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए ये आ जाएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इन सभी को लिखा है। यहाँ पर मान लीजिए आ गया, सज्जन पुरुष सबका भला करते हैं। ठीक है साथियों, क्या है वाक्य, मतलब वाक्य संशोधन, मतलब संशोधन, उसमें कुछ गलती होगी आपको शोधन करना है, संशोधन करना है। सज्जन पुरुष सबका भला करते हैं, तो सज्जन जो होता है ना यहाँ पर हलंत नहीं लगता, तो सज्जन इस प्रकार से हो जाएगा, तो पुरुष का पुरुष सबका भला करते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर हलंत नहीं होगा। इसी प्रकार से छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं शब्दों में दी होंगी, आप उनको सही करना होता है। अगला क्या दोस्तों, ईश्वर सबका भाग्य विधाता है, तो इसमें गलती कहाँ है, ईश्वर सबका भाग नहीं होता, भाग्य होता है, तो क्या हो जाएगा भाग्य विधाता। दोस्तों थर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसका भविष्य उज्जवल हो, तो उसका सही है, भविष्य भी सही है, उज्जवल गलत है। यहाँ पर उज्जवल इस प्रकार से होगा, छोटा ऊ आधा जा वा और ला यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है उज्जवल वाला। ठीक है साथियों, उसी प्रकार संतोष का फल मीठा होता है, तो यहाँ पर इस सा नहीं होता, ये सा होता है, पेड़ चिरो वाला। यहाँ पर क्या है, मेरे को जाना है, तो मेरे को जाना गलत है दोस्तों, मुझे जाना है, ये सही है। दोस्तों इसी प्रकार से सिंपल से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, यही जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आता है। सीता एक गुणवान स्त्री है, तो गुणवान पुरुष के लिए होता है, स्त्रियों के लिए क्या होता है, गुणवती होता है। ठीक है साथी, पुरुष के लिए होता है विद्वान, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुरुष के लिए होता है विद्वान और स्त्रीलिंग के लिए होता है विदुषी। ठीक, और यहाँ पर गुणवान पुरुष के लिए होता है, गुणवती स्त्री के लिए होता है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है दोस्तों, आज रविवार का दिन है, तो यहाँ पर ये गलत है, आज रविवार, आज भी बोल दिए रविवार भी बोल दिए, तो यहाँ पर दिन बोलने की क्या ज़रूरत है, आज रविवार है, सिंपल सा ख़त्म। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जब बोल दिए तो यहाँ पर पर्वत नहीं बोलना है, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं, तो अनेकों के यहाँ पहले से बहुवचन है, तो यहाँ पर अनेक बहुवचन है, तो अनेकों क्यों करना, ईश्वर के अनेक रूप हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद नहीं बोलेंगे का, यहाँ पर यह शुद्ध है, सिंपल से आप बोल दो धन्यवाद नहीं बोलेंगे। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। आपका 2 नंबर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से कन्फर्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, रस छंद और अलंकार दोस्तों पढ़ने हैं, ये आपको देगा 6 नंबर। ठीक है साथियों, 2 2 4 2 6 नंबर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना साथियों, रस छंद और अलंकार को मैं आपको यहाँ पर नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, ये 6 नंबर दोस्तों, ठीक है, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं एक छोटे से वीडियो में आपको इसको बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी लंबा होता जा रहा है। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि मैं जो है आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बताऊँगा, वो भी साथियों ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, आप वीडियो को अंत तक देखें, और देखने के बाद तुरंत आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का, क्योंकि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना तैयार कर लीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों रस छंद अलंकार, इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में बहुत जल्द ही दोस्तों, ठीक है ना, 1-2 दिन के अंदर मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आप शायद बोरिंग आपको हो रही होगी, तो यहाँ पर ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है। ठीक है ना, टॉपिक क्या है साथियों,
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष या फिर नगर पंचायत का एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि जो है पत्र कैसे लिखते हैं। और दोस्तों ये जो है 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसको आपको ये भी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और बिना ट्रिक के भी बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों पत्र लिखना किस तरह से होता है, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूं, ठीक है ना। या आप इसको ट्रिक समझिए या फिर कोई भी आप मेथड समझ लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से आपका 6 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो सके। सबसे पहले दोस्तों पत्र लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या। तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 लिखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में लिखेंगे सेवा में। कोई भी दोस्तों पत्र लिखना हो आप यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, एक कामा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उच्च पद। उच्च पद का मतलब जैसे आप लिख रहे हैं, आप पत्र किसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसका जो सबसे उच्च पद है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक लिख कर भी बताने वाला हूँ। उसके बाद में संस्था का नाम, आप जिसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो संस्था कौन सी है। आप बैंक को लिख रहे हैं, स्कूल के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए आप लिख रहे हैं, सरकार को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वो संस्था का नाम लिख देना है। उसके बाद में शहर, वो जो संस्था है वो किस शहर में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, जहाँ पर भी वो संस्था है उस शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे विषय, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसका विषय इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद में इतना तो सब में सेम हो जाएगा। फिर लिखेंगे महोदय, एक कामा देंगे। संबोधन में लिखेंगे डियर सर या फिर प्रिय सर, कुछ भी आप लिख दीजिएगा। फिर बीच में आपको लिखना है अपनी समस्याओं को, आपके बीच में क्या समस्याएं आ रही हैं, जो विषय होगा, ठीक है ना, उसी विषय से रिलेटेड आपको यहाँ पर उसकी समस्याएं लिखना है। समस्या लिखने के बाद में आपको लास्ट में लिख देना है कि श्रीमान, या फिर आशा करता हूँ कि आप जल्द ही मेरी इन समस्याओं का निवारण करेंगे। फिर उसके बाद में आपको लिखना है, सभी में सेम होगा जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी में सेम होगा। उसके बाद भवदीय लिखेंगे, आपका नाम। यहाँ पर आपको आज्ञाकारी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, न आप तो जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानता, तो आप जब लिख रहे हैं जिसके बारे में आपको वो नहीं जानता, तो यहाँ पर भवदीय लिखते हैं। अगर आप कॉलेज के लिख रहे हैं, स्कूल के लिए, तो आपको लिखना है आज्ञाकारी शेष, लेकिन वैसे आपको लिखना है भवदीय। आपका नाम लिख देना है, कुछ भी आप लिख दीजिएगा। मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम, कॉलोनी का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, दिनांक और दिन, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से कोई भी दोस्तों आपके एग्जाम में पत्र लेखन आ जाए तो इसी प्रकार से फॉर्मेट होता है लिखने का। अब चलिए मैं आपको एक लिखकर भी अच्छे से बता दे रहा हूँ और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लूँगा जो काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना, यानी कि आपको जो है बैंक से लोन लेना है, तो किस प्रकार से आप लोन लेंगे, किस प्रकार से आप ऋण प्राप्त करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर एक पत्र लिखने के लिए आ जाए। दोस्तों ये जो ऋण हेतु जो प्राप्त आवेदन पत्र है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो वही जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया वही लिखेंगे। सेवा में कामा देंगे, जो उच्च पद है तो प्रबंधक का होता है। संस्था का नाम क्या है, SBI, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक। संस्था कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में हम लिख देंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मेट में, विषय, तो विषय क्या हो जाएगा, ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय कामा लगाएंगे। अब बीच में आपको लिखना है अपनी समस्याओं को, आपकी समस्याएं क्या हैं। दोस्तों ये जो है आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट होगा, जो विषय होगा, उसी से रिलेटेड आप कुछ भी समस्याएं लिख देते हैं तो आपका बिल्कुल दोस्तों 100% वो सही होता है। जैसे कि मुझे ऋण प्राप्त करना है, विषय में ऋण बोला है, क्वेश्चन में भी आपसे पूछेगा ऋण प्राप्त हेतु, या फिर गली में सफाई के हेतु, ठीक है ना, गली में बहुत ज़्यादा क्या है मलेरिया फैल रहा है उसके हेतु, तो कुछ भी आएगा तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर बीच में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, आपसे निवेदन है कि मुझे अपने कारोबार को चलाने के लिए ऋण की आवश्यकता है, हम ऋण लेना है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे। मैं BA की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, BA, BSc, BCom, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और मैं अभी बेरोजगार हूँ, इसीलिए आप 1 लाख रुपए देने की कृपा करें। इतना तो आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको लिखना निवारण में, ठीक है ना, आपको अंत में लिखना है कि आशा करता हूँ कि आप जल्दी ही मेरे कथनों पर विचार कर जल्दी ही मुझे ऋण प्राप्त करेंगे। बस दोस्तों सिंपल सा इतना हो गया। फिर लिखेंगे धन्यवाद, थैंक यू।
अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम, आप कितने पढ़े हुए हैं उतना वो लिख देना है। दिन का नाम, दिनांक इस प्रकार से लिख देना है। फिर अब इतना लिखने के बाद में अब आपका पता, आपके शहर का नाम, ठीक है साथियों, इतना आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि पत्र किस प्रकार से लिखते हैं आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है साथियों। और जो है कोई भी पत्र आ जाए आपको इसी प्रकार से लिखना है, बस केवल आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है साथियों। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 9 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो है निबंध जो है आपसे 9 नंबर में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक। 5 निबंध आएगा दोस्तों, उनमें से केवल कोई एक आपको करना है, आपको मिलेगा 9 नंबर, ठीक है साथियों। तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट निबंध हैं ये मैं चलिए आपको बता दे रहा हूँ प्यारे साथियों। यहाँ पर आपको जो है 4 मैं आपको इम्पॉर्टेंट निबंध बता दे रहा हूँ, आपको इतना पढ़ लेना है। जैसे कि बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप वरदान और जनसंख्या विस्फोट, ठीक है साथियों। इन चारों को जो है आप पढ़ लीजिएगा, आप इसको मत पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप इन चारों को अगर पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों निबंध किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए मैं एक निबंध जो है बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख कर बता दे रहा हूँ। और अगर आप इन टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको एक जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है विज्ञान अभिशाप या वरदान, इसको मैं लिख कर बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे विज्ञान अभिशाप या वरदान। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है संकेत बिंदु। संकेत बिंदु में आप ये लिखना है कि आपने हेडिंग कौन कौन सा लिखा है। तो हमने एक हेडिंग लिखा है प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग लिखा है विज्ञान जो है वरदान के रूप में विज्ञान, हमारा जो तीसरा हेडिंग है वो है अभिशाप के रूप में विज्ञान, और हमारा चौथा हेडिंग है उपसंहार। दोस्तों कोई भी निबंध हो उसमें प्रस्तावना होता है, और प्रस्तावना का मतलब उसके बारे में कुछ भी लिख देना है, जो भी उसके बारे में है जानकारी उतना आपको लिखना प्रस्तावना में। और प्रस्तावना और उपसंहार जो होता है सभी में होता है, बीच में कारण होता है, परिणाम होता है, ठीक है ना, वो जो है आपको बीच में लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे विज्ञान जो है अभिशाप या वरदान, उसका हम लिखेंगे प्रस्तावना। दोस्तों मैं जो है आपको बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आपको लिखना है आज का युग विज्ञान चमत्कारों का युग है, यानी कि जो युग चल रहा है ना, वर्तमान युग जो है वो वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने क्रांति ला दी है, ये ने है, ठीक। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है ना, उसमें विज्ञान ने जो आज क्या है एक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियाँ आज विज्ञान से परिचालित हैं, यानी कि हमारा जो समाज है, मानव जो समाज है, उसकी कोई भी गतिविधि हो, जो कोई भी क्रियाएं होती हैं, वो सब विज्ञान के कारण ही होती हैं। विज्ञान ने आज आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों को नाप दी है। विज्ञान दोस्तों इतना आगे जा चुका है कि उसने आकाश की ऊंचाई जो है उससे लेकर पाताल की गहराई तक भी उसने नाप दिया है, ठीक है साथियों। तो इतना जो है सिंपल सा आपको प्रस्तावना में लिख देना है। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर विज्ञान जो है वरदान के रूप में, यानी कि जो विज्ञान है वो हमारे लिए वरदान है, किस प्रकार से वरदान है उसके बारे में हमें उसको लिखना है। तो आज के मानव के सारे क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा संचालित होते हैं, यानी मानव के कोई भी काम हैं वो सभी काम विज्ञान के माध्यम से ही होते हैं। रेल, जहाज, बस, स्कूटर, पंखा, टीवी, रेडियो, कूलर सारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और सभी विज्ञान का वरदान है। यानी विज्ञान का वरदान का मतलब क्या हुआ कि मतलब विज्ञान से हम कुछ फायदा उठा रहे हैं, वही क्या है दोस्तों विज्ञान का वरदान है। तो यहाँ पर आप कुछ भी दोस्तों लिख सकते हैं कि विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो ये विज्ञान का वरदान हो गया, ठीक है ना। तो ये हेडिंग आपको लगा देना है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हेडिंग लगाएंगे कि विज्ञान के विभिन्न वरदानों को हम अनेक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। विज्ञान हमारे लिए वरदान है, ठीक है दोस्तों, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसको हम अलग अलग हेडिंग में लिख देंगे ताकि एग्जामिनर जो है हमें 9 नंबर बिल्कुल दे, ठीक। जैसे कि यातायात के क्षेत्र में हमारे लिए उपयोगी है, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी है, कृषि के क्षेत्र में उपयोगी है,
तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको हेडिंग में लिख देंगे। पहला हमारा क्या है, यातायात के क्षेत्रों में विज्ञान हमारे लिए वरदान किस प्रकार से है ये लिखेंगे। तो प्राचीन समय में यानी पहले समय में क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाते थे, सभी को पता होगा, जिससे महीनों एवं वर्षों लग जाते थे। लेकिन विज्ञान के द्वारा आज हम धरती के किसी भी स्थान पर कम समय में पहुंच सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो यातायात है ना, ठीक है ना, उसको बढ़ावा मिला है किसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। तो ये जो होगा पहला, ठीक है ना, ये इसका उपयोग हो जाएगा। दोस्तों सेकंड क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में, इसमें लिखेंगे मानव को संक्रामक रोगों से बचाने में विज्ञान का ही हाथ है। यानी जो मानव जो संक्रामक रोग से बच रहा है, इसमें विज्ञान का हाथ है। विज्ञान के द्वारा अनेक रोगों का पता लगाया जा रहा है। विज्ञान से अंगहीनों को अंग मिल सकता है। यानी दोस्तों विज्ञान के माध्यम से अगर किसी के पास अंग नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, तो उसको दोस्तों प्रत्यारोपण के माध्यम से भी पैर मिल सकता है। तो ये है विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान का एक वरदान एक प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर हमारा थर्ड हेडिंग होगा विज्ञान के वरदान के रूप में कृषि के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे कि विज्ञान ने आज किसान को उत्तम बीज, रासायनिक खादें, कीटनाशक आदि प्रदान की हैं। ठीक है दोस्तों, जो किसान हैं उनको उत्तम खाद मिल रहे हैं, रासायनिक खादें मिल रही हैं, उत्तम बीज मिल रहे हैं, कीटनाशक मिल रहे हैं। ये सब किसके लिए, तो ये सब विज्ञान के वरदान के रूप में है, तभी तो मिल रहा है। इसकी सहायता से ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, बिजली आदि उपलब्ध हैं, जो किसान के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो मेरे साथियों, ये था विज्ञान वरदान के रूप में अनेक क्षेत्र हो गए। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान जो है वो अभिशाप के रूप में कैसे है। तो मानव जीवन के लिए विज्ञान जितना वरदान साबित है उतना ही अभिशाप। ठीक है साथियों, मानव जो जीवन के लिए विज्ञान जितना अधिक उपयोगी है, विज्ञान मानव के लिए जितना वरदान साबित है, उतना ही ये अभिशाप भी है। मानव जैसा चाहे वैसा इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है ना, बिजली जो पानी बिजली जो क्या करते हैं, बिजली जो पानी उजाला दे सकती है, जो बिजली होती है वो पानी भी दे सकती है। बिजली के माध्यम से पानी भी मिलता है, उजाला भी मिल सकता है, तो किसी की जान भी ले सकती है। यानी कि साथियों, यहाँ पर जो विज्ञान है इसका लाभ भी है, हानि भी है। बिजली हमें पानी भी दे सकती है, बटन दबाने के बाद पानी आ रहा है, उजाला भी आ रहा है, लेकिन ये किसी की जान भी ले सकती है। अधिक सुख सुविधाओं के कारण मनुष्य आलसी होता जा रहा है। ठीक, विज्ञान का अभिशाप का उदाहरण नागासाकी एवं हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था, आज भी हम उसको देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये विज्ञान का एक अभिशाप है। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, ठीक है ना, आज भी वहाँ पर क्या जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है ना, किसी को पैर नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ बच्चे में समस्याएं जन्म से ही होती हैं। तो ये तो हो गया विज्ञान अभिशाप के रूप में किस प्रकार से होता है, हमने जान लिया। अब दोस्तों हमारा अगला हेडिंग होगा वो हम लगाएंगे। साथियों यहाँ पर हमारा लास्ट हेडिंग होगा उपसंहार, यानी कि इसका उपसंहार, इसका अंत कैसे कैसे यहाँ पर आपको इंड कर देना है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। विज्ञान सचमुच तलवार है। विज्ञान क्या, एक प्रकार का तलवार है। व्यक्ति इससे आत्मरक्षा भी कर सकता है और अपना अंग भी काट सकता है। ठीक है ना, विज्ञान क्या, एक तलवार है। व्यक्ति अपनी इससे रक्षा भी करता है, अपना बचाव भी करता है, लेकिन इसी तलवार से वह अपना पैर भी, अपना अंग भी काट सकता है। अनेक कठिन कार्यों को आसान बनाना तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं निर्णय करे कि वह विज्ञान वरदान चाहिए या फिर अभिशाप। यानी कि दोस्तों ये जो है मनुष्य के हाथ में है कि उसे विज्ञान का सही उपयोग करना है या फिर गलत उपयोग करना है, ये मनुष्य के हाथ में है, क्योंकि विज्ञान एक तलवार है। तो साथियों इतना जो है आपको लिख देना उपसंहार में। अब लास्ट में वही आपको सिंपल सा लिख देना है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो तू इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंक बड़ी तीखी है याद धार। दोस्तों इसको मैंने, इसका अर्थ भी आपको मैंने बता दिया है, इसका संदर्भ भी बताया है, इसका व्याख्या भी मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे साथियों आशा करता हूँ कि जो है आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ तक आए हैं। तो मेरे साथी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ये जो है एक मैंने निबंध बता दिया, ठीक है ना, बाकी के अगर जो 3 इम्पॉर्टेंट देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक देखा।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना पढ़ के हिंदी का पेपर दीजिए, आपका हिंदी का पेपर दोस्तों बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।